हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का 8 मई का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। मोर देन अ स्टोरी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इस कंट्रोवर्शियल मूवी पे, द केरला स्टोरी पे, और आपको बता रहा है कि इस मूवी पे बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। चाहे इसमें कुछ फॉल्स नैरेटिव हो, चाहे प्रोपेगेंडा हो, चाहे गलत चीज़ें भी दिखाई हों, बैन लगाना क्यों सोल्यूशन नहीं होता, ऐसी मूवीज़ का आपको बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। आपको पहले ऊपर मिलेंगे क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के, नीचे आपको क्विज में मिलेंगे ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन। हर एस्पेक्ट इंग्लिश का इस क्विज में कवर होगा। पूरे मन से क्लास को लो और लास्ट में 9 में से 9 मार्क्स को स्कोर करो। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहे जी मोर देन अ स्टोरी, एक स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा। बात कर रहा है इस मूवी की, द केरला स्टोरी, जिसका नाम है। कह रहा है ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, स्टोरी से काफ़ी कुछ बढ़ के है। इसमें आपको फिक्शन बहुत मिलेगा और मूवी के डायरेक्टर जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने हकीकत से बढ़ करके इस मूवी में चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। एक बात आपसे पूछूंगा यहीं पे, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर आपको कोई मॉरल लेसन मिले, यानी कि नैतिक शिक्षा मिले। आपको इसमें ऐसा लेसन मिले कि बड़ों की, एल्डर्स की सेवा करनी चाहिए, है ना, आपके जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा लेसन मिले कि जीवन में ऑनेस्टी बरतनी चाहिए, ईमानदारी का जो है ईमानदारी से चलना चाहिए। तो ऐसे लेसन्स देने वाली स्टोरी को वन वर्ड की भाषा में क्या कहते हैं? सबको आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में डालो, लिखोगे तो याद भी रहेगा। जिनको नहीं आता है बता देते हैं। इसके लिए 2 वन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। एक तो होता है जी फेबल, FABLE, और दूसरा होता है पैराबल, PARABLE। नहीं आता है तो याद कर लेना, कॉमन से वन वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी फॉल्स नैरेटिव्स एंड प्रोपेगेंडा शुड बी एक्सपोज्ड एंड काउंटर्ड बट नॉट थ्रू अ बैन। कह रहा है जी जो गलत कहानियां हैं, नैरेटिव्स हैं, स्टोरीज हैं, फॉल्स हैं, जो झूठी हैं, जो नैरेटिव मतलब कहानी, और जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो इसलिए फैलाई जाती है कि किसी चीज़ को प्रमोट किया जा सके। कह रहा है जी झूठी कहानियां और आधी अधूरी या फॉल्स इंफॉर्मेशन, कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों को ना एक्सपोज किया जाना चाहिए, सबके सामने इनका भांडाफोड़ होना चाहिए। एक्सपोज करना, किसी चीज़ को रिवील करना। एंड काउंटर्ड, इनको काउंटर किया जाना चाहिए, इनको जवाब दिया जाना चाहिए। कह रहे लेकिन बट एक बैन के जरिए बिल्कुल भी नहीं, नॉट थ्रू अ बैन। तो अगर कोई ऐसी मूवी आपको देखने को मिले जिसमें प्रोपेगेंडा हो, जिसमें नैरेटिव्स जो हैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताए गए हों, फॉल्स हों, तो ऐसी मूवी पे कभी भी बैन मत लगवाओ। बैन लगने से तो उस मूवी की और ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। इससे अच्छा है आप उस मूवी को एक्सपोज करो अपनी बातों से, अपनी कलम से, है ना, न्यूज़ के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, और काउंटर करो, उसको जवाब दो। बैन लगाने से आप उस मूवी का और ज़्यादा प्रमोशन करवा दोगे, ये कभी भी नहीं करना है। नैरेटिव प्रोपेगेंडा दोनों की वर्ब है शुड बी एक्सपोज, दूसरी वर्ब है शुड बी काउंटर्ड। दोनों ही वर्ब्स पैसिव में लगी हुई हैं। मॉडल प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस की अगर आप जो है ना आत्मा पकड़ना चाहते हो तो यही काम आपको करने होते हैं। 3-4 सब्जेक्ट देख लो, वर्ब देख लो, वर्ब की वॉइस देख लो, कौन सा टेंस लगा हुआ है ये देख लो। इसके बाद सारी ग्रामर शुरू होती है। तो मेन काम जो है ना वो आपको करना पहले ज़रूर है ना। चलो अब ये वर्ड्स देख लेना। नैरेटिव मतलब कहानी, प्रोपेगेंडा मैंने आपको बता दिया, वन वर्ड है। फॉल्स या मिसलीडिंग या ऑफन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी मकसद को, किसी कॉज को प्रमोट करे। दोनों की वर्ब है एक्सपोज और काउंटर। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की आपको सारी वोकैब दिखाते हैं ताकि आप इसको पूरा स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जिस तलाश में आप यहाँ पहुँचे हो, बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखने की आपकी तलाश यहाँ के पूरी होती है। उसी के साथ जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग।
राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए वो कैब शीट आज की 8 मई की, हर दिन की शीट अलग मिल जाएगी आपको। इस शीट के अंदर जिस भी दिन का आर्टिकल आप पढ़ेंगे उसकी वोकैब को जाकर के आप पहले जो है ना देख सकते हैं। चलिए आज की वोकैब में वर्ड्स हैं 5, इनकंसीवेबल से लेकर के बिहूव तक। बिहूव तक इनकंसीवेबल क्या होता है भाई? 4-5 दिन पहले ये वर्ड आया था मेरे ख्याल। ऐसी चीज़ जिसको कंसीव ना किया जा सके। और कंसीव करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पैदा करना। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप उसको ऐसा बोलते हैं कि शी हैज़ कंसीव्ड। कंसीव करने का मतलब है एक एम्ब्रियो को इन्होंने, समझ गए ना, पैदा कर दिया। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने को कंसीव करना बोलते हैं, चाहे फिजिकली करो चाहे दिमाग में करो। आपने कोई आइडिया को प्रोड्यूस किया, कोई विचार को प्रोड्यूस किया, ख्याल को, तो वो भी कंसीव किया आपने। दिमागी ख्याल है आपका, आपने उसको प्रोड्यूस किया। तो इनकंसीवेबल वो चीज़ होगी जिसको प्रोड्यूस ही ना किया जा सके या जिसको इमेजिन ना किया जा सके। आप कभी कभी ऐसा बोलते हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। वो सब चीज़ें आप इनकंसीवेबल बता रहे हो क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में कभी सोचते नहीं हो, आप इमेजिन नहीं करते हो। इंडियाज़ इकोनॉमिक राइज सीम्ड क्वाइट इनकंसीवेबल 20 ईयर्स अगो। भारत का आर्थिक उत्थान, इकोनॉमिक राइज, बहुत ही इनकंसीवेबल दिखाई देता था, अनइमेजिनेबल दिखाई देता था 20 साल पहले। 20 साल पहले आप किसी से बोलते ना इंडिया दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर होगी, तो वो आदमी आपको पागल खाने छोड़ाता। पर आज है तो ये इनकंसीवेबल था 20 ईयर्स अगो। अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल और इनक्रेडिबल सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखो ये वर्ड तो आर्टिकल में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन कंसीव से बनने वाले 2 वर्ड्स होते हैं, वेल कंसीव्ड और इल कंसीव्ड। इसमें से इल कंसीव्ड वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। मतलब क्या इनका? वेल कंसीव्ड का मतलब है जो बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया गया हो। इल कंसीव्ड का मतलब है बहुत ख़राब तरीके से प्रोड्यूस किया गया हो। हर वो चीज़ इल कंसीव्ड है जिसकी प्लानिंग बहुत ख़राब थी, जिसका एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब था। समझ पा रहे हो ना? कुछ ऐसा काम आपने कर दिया, पढ़ाई ऐसे की कि आपके नंबर 10 भी नहीं आए पेपर में, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो इल कंसीव्ड थी, सही तरीके से आपने उसको कंसीव नहीं किया था। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। थोड़ा भूमिका बांध के बताया मैंने। कंसीव से पकड़ोगे तो ये सारे वर्ड्स एक जैसे ही हैं। अगला वर्ड है एग्जैजरेट। इसका मतलब होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना। हिंदी बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति है ना, ये वर्ब होती है एग्जैजरेट। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज एंड हाइड देयर वाइसेस। जो कमज़ोर या इनसिक्योर लोग होते हैं वो हमेशा बढ़ा चढ़ा के अपने गुण बताएंगे और अपने वाइसेस को, अपनी बुराइयों को हाइड कर लेंगे। एग्जैजरेट करना, चीज़ों को बढ़ाना चढ़ाना, ओवर एस्टिमेट करना या एम्बेलिश करना। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप। नेक्स्ट वर्ड नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है एक स्टोरी जो किसी इवेंट को, किसी घटना को, किसी आइडिया को बताए। ठीक है, नैरेटिव। नैरेटिव अलग अलग भी हो सकते हैं। एक ही इवेंट को लेकर के आपका नैरेटिव कुछ और हो सकता है, मेरा नैरेटिव कुछ और हो सकता है। तो ये नैरेटिव पर्सनल होते हैं, फैक्चुअल या ऑब्जेक्टिव ना होकर के ये जो है ना आपके सब्जेक्टिव होते हैं। मेरा नैरेटिव कुछ, आपका नैरेटिव कुछ और। रशियाज नैरेटिव टू जस्टिफाई इट्स अटैक ऑन यूक्रेन हैज़ बिन दैट द प्रेजेंस ऑफ नेटो ऑन इट्स बॉर्डर्स वॉज एन अटैक ऑन रशियाज सोवेनिटी। रशिया का जो नैरेटिव है, जो कहानी है, जो ये जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए बताता है इसके अटैक को यूक्रेन पे, वो कहानी ये रही है, हैज़ बिन, दैट वो ये कि जो नेटो है उसकी जो प्रेजेंस है रशिया के बॉर्डर्स पे, ये एक अटैक था, एक हमला था रशिया की सोवेनिटी पे। इस नैरेटिव को रशिया पुश करता है यूक्रेन पे हमला करने के लिए। स्टोरी, टेल, सागा सभी इसके सिनोनिम्स हैं। वर्ड आर्टिकल में नैरेटिव देखेंगे। चौथा वर्ड है क्लैंडस्टीन। काफ़ी दिनों बाद आया है। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट या हिडन, छुपा हुआ। द सोल्जर वॉज ऑन अ सीक्रेट क्लैंडस्टीन मिशन एट एन ओवरसीज लोकेशन।
फौजी जो था वो एक सीक्रेट मिशन पे था, एक ओवरसीज़ लोकेशन पे, देश के बाहर किसी लोकेशन पे। ओवरसीज़ का मतलब होता है फॉरेन, आपकी इस देश की बॉर्डर्स के परे, है ना। अब ये क्लैंडस्टीन वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, शायद आपको पहले से आता होगा। इन वर्ड्स को ज़रूर देख लेना, सरप्टिशियस, स्टेल्दी, कोवर्ट, अल्टीरियर। आज अल्टीरियर वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सरप्टिशियस भी देखते हैं, कभी कभी कोई देखते हैं, आज ये वर्ड आ रहा है लेकिन इसको भी ध्यान रखना है। पहली बार सुन रहे हो क्या सरप्टिशियस? सरप्टिशियस मतलब छुपा हुआ या सीक्रेट, याद रखें इस वर्ड को। लास्ट वर्ड है अपना आज का बिहोव। इसको बिहूव भी बोलते हैं। देखो अमेरिकन तो बोलते हैं बिहूव और ब्रिटिश बोलते हैं बिहोव, दोनों ही सही हैं। एक वर्ब है ये, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सूट करना, किसी चीज़ का जमना, या आपको हिंदी में बोले तो शोभा देना, ठीक है, शोभा देना। इट behooves a student to attain perseverance in his or her studies। ये सूट करता है, शोभा देता है एक स्टूडेंट को कि वो परसिवरेंस को अटेन करे अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में। परसिवरेंस का मतलब होता है डिलीजेंस, लगातार कंसिस्टेंट हार्डवर्क, बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक्स के, ज़्यादा कोई, समझ गए ना। सिस्टमेटिकली अगर आप स्टडी कर रहे हैं बिना रुके तो आप परसिवरेंस कर रहे हैं। तो हर स्टूडेंट को ये शोभा देता है, बिहूव करता है। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। आज यही 5 वर्ड्स हैं आपके। जल्दी से आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस मूवी पे, द केरला स्टोरी पे बैन बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने और केरला हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगाने से मना कर दिया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस मूवी में कुछ खामियां तो हैं, और इस मूवी के फिल्म मेकर जो हैं, जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है ऑन रिकॉर्ड कि हमने इस मूवी में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया है। इनफैक्ट उन्होंने कुछ चीज़ों को चेंज भी कर दिया है जो उनको गलत लग रही थी, जिनका विरोध किया जा रहा था। कह रहे हैं कि जब इसमें खामियां हैं ना, इसमें फॉल्स नैरेटिव्स हैं, अगर इसमें प्रोपेगेंडा है तो बैन लगा करके इसको और पब्लिसिटी मत दो। इसके नैरेटिव्स को अपनी बात, अपनी कलम से, अपनी लिखावट से काउंटर करो। जो गलत चीज़ें हैं उनके लिए समाज को अवेयर करो, हर सेक्शन को बताओ कि ये ऐसा नहीं होता है। कह रहे यही जवाब होता है प्रोपेगेंडा का, ना कि कोई बैन लगा करके उसकी पब्लिसिटी करना। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ एनालाइजिंग आर्टिकल है, एनालाइज करके बताएगा आपको इस मूवी को, साथ ही सजेस्टिंग है क्या ऐसी मूवीज़ के साथ करना चाहिए, सजेस्ट भी कर रहा है सरकार के लिए। शुरू करें आर्टिकल को। कह रहे जी, द डिमांड फॉर बैन ऑन द केरला स्टोरी, अ फिल्म apparently based on the instances of a few women joining the Islamic State is ill conceived। कह रहे जो डिमांड है, जो मांग है एक बैन की केरला स्टोरी नाम की फिल्म पे, द केरला स्टोरी नाम की फिल्म पे। अब ये फिल्म कौन सी फिल्म है भाई? कह रहा है ये देखो, यहाँ कोमा के बाद में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस फिल्म के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, कोमा से कोमा के बीच में। कह रहा है ये एक ऐसी फिल्म है जो अपरेंटली या साफ तौर पे या जाहिर तौर पे बेस्ड ऑन है, आधारित है ऐसे इंस्टेंसेस पे, ऐसी घटनाओं पे जो है कुछ औरतों के, फ्यू विमेन के ज्वाइन कर लेने की इस्लामिक स्टेट नाम के टेररिस्ट ग्रुप को। कह रहे जो बैन है ना इस फिल्म पे, ऐसी फिल्म पे, कह रहे ये बैन इल कंसीव्ड है, गलत है, सही नहीं है, गलत इसकी बुनियाद है। आगे बात समझ में। ये डिमांड जो है ना, ये डिमांड होनी ही नहीं चाहिए। वेल थॉट आउट या वेल प्लान्ड डिमांड ये नहीं है। ऐसी डिमांड करके लोग अपना ही नुकसान करेंगे इस फिल्म के जरिए। डिमांड की वर्ब है इस, इल कंसीव्ड, वेल कंसीव्ड, अनकंसीवेबल, सारे वर्ड्स आपको बताए थे। वो चीज़ इल कंसीव्ड होगी जो गलत तरीके से सोची या बनाई गई होगी। अच्छा, इंस्टेंस मतलब घटना, ऑकरेंस है ना, कोई भी इवेंट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंस। चलिए और आगे बढ़ते हैं, समझ आ रही है हर चीज़। कह रहे इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ केरला एंड मद्रास दैट दे डिड नॉट यील्ड टू द क्लैमर फॉर प्रोस्क्राइबिंग द मूवी। कह रहे जी इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ है। देखो ये जो फ्रेज है ना, इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ, इसका मतलब होता है ये तो भला हो। अगर आप किसी को क्रेडिट दे रहे हैं किसी काम का और आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कर दिया इस आदमी ने, तो अपने हिंदी में बोल दें ना, भला हो इसका भाई, इसने ये कर दिया, भला हो इसका, इसने ये कर दिया। कह रहे जी भला हो, इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ किसका? सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, केरला और मद्रास की। अच्छा किस लिए भाई, भला क्यों हो, क्या कर दिया इन्होंने? दैट वही है, इसलिए कि उन्होंने यील्ड टू नहीं किया, इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। यील्ड करना, सरेंडर करना, और टू लगा के बताते हैं जिस चीज़ के सामने सरेंडर करेंगे।
और किस चीज़ में यील्ड टू नहीं किया? उस क्लेमर के सामने, उस मांग के सामने, चीख पुकार के सामने जो थी बैन लगाने की, प्रोस्क्राइब करने की इस मूवी पे। आया सेंटेंस समझ में? कह रहा है ये तो भला हो इन कोर्टों का जो अपनी बात पे अड़ी रही और बैन लगाने की सारी क्लेमर को, सारी मांग और चीख पुकार को इन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया। इट की वर्ब इज दे आया इन कोर्ट्स के लिए। डिड नॉट यील्ड का मतलब है सरेंडर नहीं किया। यील्ड का मतलब ही होता है सरेंडर करना। टू लगा के इसके बाद में बताते हैं जिस भी चीज़ के सामने आप सरेंडर करने वाले हैं। क्लैमर का मतलब होता है जोरों की मांग, चीख पुकार किसी चीज़ के लिए। आपने हड़ताली देखे होंगे ना, हड़ताल करते हुए, तो वो क्लैमर कर रहे होते हैं नारे लगा लगा के कि हमें ये दो, हमें ये दो, ये नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे। वही सब क्लैमर्स हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, चलिए। प्रोस्क्राइब करना, किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट एडवाइस करना। प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब दो अलग अलग वर्ड्स हैं। प्रोस्क्राइब में PRO लगा हुआ है, प्रिस्क्राइब में PRE लगा हुआ है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए तो आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की है, और अगर डॉक्टर ने बोला है कि मीठा खाना बंद करो तो मीठा खाना आपको प्रोस्क्राइब किया है। यहाँ पे मीठा खाने के अगेंस्ट में एडवाइस हुई है, यहाँ पे एक्सरसाइज करने के फेवर में एडवाइस हुई है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे वर्ड्स हैं। ई और ओ के चक्कर में ध्यान रखोगे तो याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में पूछा गया इस वर्ड को आपसे। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ, आपने देख लिया। इसको जैसे भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो आप। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ योर हार्ड वर्क दैट यू हैव क्रैक दिस एग्जाम। भला हो तुम्हारे हार्डवर्क का जिसकी वजह से तुमने एग्जाम को क्रैक किया। कैसे भी यूज़ कर सकते हो, है ना। कह रहे जी, इट गार्नर्ड एडवर्स पब्लिसिटी बिकॉज ऑफ ए टीचर दैट मेड एन एग्जैजरेटेड क्लेम दैट 32,000 गर्ल्स हैव गॉन मिसिंग इन केरला। कह रहा है जी, इस मूवी ने गार्नर किया, एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया। और क्या इकट्ठा किया, क्या गैदर किया? गार्नर किया इसने गलत पब्लिसिटी को, लोगों की गालियों को। एडवर्स पब्लिसिटी क्या होती है? किसी चीज़ में आपको गालियाँ पड़ रही हैं, तो इस पे मूवी पे गालियाँ इसलिए पड़ रही हैं, एडवर्स पब्लिसिटी इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ इस चीज़ की वजह से। जो इसका एक टीजर था, टीजर आता है ना टीवी पे, छोटा सा ट्रेलर, जिसने मेक कर दिया एक बहुत ही बड़ा चढ़ा क्लेम, एग्जैजरेटेड क्लेम। और क्या क्लेम? कि 32,000 लड़कियां जो हैं वो गॉन मिसिंग हैं, वो गायब हैं केरला नाम के इस स्टेट में। और क्यों? प्रिज्यूमेबली टू जॉइन द टेररिस्ट ग्रुप। कह रहे जी, सपोजिटली या सीमिंगली, समझे या सोचे जाने वाले तौर पे इस टेररिस्ट ग्रुप को, इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो टीजर था ना ट्रेलर में, जो 32,000 लड़कियां गायब है केरला में, और इसने ट्रेलर ने तो यही बता दिया कि ये सब लड़कियां सीधे इस्लामिक स्टेट पहुंच गई, है ना। तो ये जो टीजर था इसकी वजह से इस मूवी को बैड पब्लिसिटी मिलनी शुरू हुई। इट की वर्ब है गार्नर्ड। दैट की वर्ब है मेड, दैट आया टीजर के लिए। गर्ल्स की वर्ब है हैव गॉन। गो मिसिंग का मतलब होता है गायब हो जाना। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया, जिसमें ओवर स्टेटमेंट हो, जिसमें चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करके बताया गया हो। प्रिज्यूमेबली मतलब ऐसा आप अज्यूम करते हैं पहले से ही, आप ऐसा मान करके चलते हैं कि ये लड़कियां अगर गायब हुई हैं तो ज़रूर ही आतंकवादी बनने गई होंगी, दहशतगर्दी करने गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, हाउ एवर द फिल्म मेकर्स हैव अग्रीड टू विड्रॉ द टीजर एंड कैरी ए डिस्क्लेमर दैट द फिल्म्स कंटेंट इज़ फिक्शनल। कह रहे हैं जी, हालांकि जो फिल्म मेकर्स हैं, मूवी के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो तैयार हो गए हैं, अब अग्री हो गए हैं विड्रॉ करने के लिए, इस टीजर को वापस लेने के लिए, इस ट्रेलर को, और कैरी करने के लिए एक डिस्क्लेमर को बताने के लिए मूवी के अंदर शुरुआत में, दैट वो ये कि फिल्म का सारा कंटेंट काल्पनिक है, फिल्म का सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। फिल्म मेकर्स की वर्ब है हैव अग्रीड, कंटेंट की वर्ब है इज, फिक्शनल का मतलब है इमेजिनरी, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, जिसका रियलिटी से कुछ कनेक्शन ना बनता हो, सरोकार ना हो। डिस्क्लेमर होता है किसी चीज़ के शुरुआत में जो आप स्टेटमेंट देते हो ना, जनरली वो लीगल स्टेटमेंट होती है, वो कहलाती है डिस्क्लेमर, है ना। चलिए, 32,000 लड़कियों का एक छोटी सी स्टेट से जिसकी आबादी बहुत कम है अचानक से टेररिस्ट बन जाना वैसे भी हजम नहीं होता। तो इस मूवी के अंदर इस चीज़ को फैक्ट बना के बताया था, वहीं से इस मूवी पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। फिर इन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम तो भैया मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिक्शनल मूवी है, हमने तो फिक्शन बताया। कह रहे द फिल्म्स मोर नोटेबल फीचर इज दैट इट हैज़ बिन डिनाउंस्ड एज अनडिस्गाइज्ड प्रोपेगेंडा। कह रहे जी, फिल्म का एक मोर नोटेबल फीचर भी है, एक और ज़्यादा नोट करने वाला फीचर ये भी है कि इस मूवी को डिनाउंस किया गया है, इस मूवी को क्रिटिसाइज़ किया गया। डिनाउंस का मतलब होता है बुरे से क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ को, और कैसे क्रिटिसाइज़ किया है? अनडिस्गाइज्ड प्रोपेगेंडा के तौर पे।
ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो अनडिस्गाइज्ड है, जो बिल्कुल भी छुपी नहीं हुई है, खुली है, साफ है। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है बहरूपिया, जो डिस्गाइज में हो, जो छुपा हुआ हो। अनडिस्गाइज मतलब जो खुलेआम हो। तो इस मूवी को ऐसे डिनाउंस किया गया, ये ऐसा प्रोपेगेंडा है जो खुला प्रोपेगेंडा है, इसमें कुछ भी छुपा के नहीं प्रोपेगेंडा किया, साफ साफ आपको दिखा के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। फीचर की वर्ब है इज, इट की वर्ब है हैज़ बिन डिनाउंस्ड। डिनाउंस करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को बहुत बुरे से सेंश्योर करना। अनडिस्गाइज्ड मतलब जो खुले हुए हो, बिना डिस्गाइज के हो, बिना किसी बहरूपिये पने के हो। प्रोपेगेंडा एक वन वर्ड है, फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो किसी काम के लिए फैलाई जाती है, किसी मकसद को पूरा करने के लिए। कह रहे जी, दोज सीकिंग द बैन अक्यूज इट्स मेकर्स ऑफ ट्राइंग टू स्टॉक कम्युनल पैशंस एंड प्रोजेक्टिंग ऑफ अ फेक नैरेटिव अगेंस्ट मुस्लिम्स। कह रहे वो लोग जो बैन को सीख कर रहे हैं, वो लोग जो जोरों शोरों से मूवी पे बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे वो लोग अक्यूज़ करते हैं, आरोप लगाते हैं फिल्म के मेकर्स पे, इट्स मेकर्स पे। और आरोप किसका है? कोशिश करने का है, ट्राइंग टू स्टोक कम्युनल पैशंस, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। स्टोक मतलब भड़काना। तो पहला एक्यूजेशन पे ये है कि आप लोग धार्मिक पैशंस को, कम्युनल पैशंस को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक झूठे नैरेटिव को, झूठी कहानी को मुस्लिम से खिलाफ। तो ये चीज़ है, इस पे बैन लगाने का रीज़न यही है कि दोज पीपल अक्यूज द फिल्म मेकर्स ऑफ दीज टू थिंग्स। दोज की वर्ब है अक्यूज, जिस पे भी अक्यूज़ करेंगे ऑफ लगा के बताएंगे किस चीज़ के लिए आपने अक्यूज़ किया है। अक्यूज़ ऑफ मर्डर, अक्यूज़ ऑफ अ रेप, अक्यूज़ ऑफ जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे अक्यूज़ हैं दो चीज़ों के लिए, अक्यूज़ ऑफ ट्राइंग एंड अक्यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिंग। पूरी स्ट्रक्चर पकड़ो सेंटेंस की, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, सही फॉर्म में होनी चाहिए। ब्रेक कर करके देखोगे तो मज़ा आएगा आपको भी, है ना। अक्यूज़ ऑफ ट्राइंग एंड अक्यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिंग, ऑफ प्रेपोजिशन के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। प्रोजेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना, स्टोक का मतलब है भड़काना, स्टरअप करना, फैन करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना। चलिए, नैरेटिव आप जानते ही हैं, कहानी। कह रहा है हाउ एवर इवन इफ दैट इज़ ट्रू एनी बैन ऑन द फिल्म विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। कह रहा है हालांकि अगर ये सच भी है ना, इफ़ दैट इज़ ट्रू, तो कोई भी बैन फिल्म पे वो होने वाला है काउंटर प्रोडक्टिव, नुकसानदायक है। भाई प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, गलत काम करेगा आपके साथ, जो चाहते हो आप उसका उल्टा होगा, तो वो आपका नुकसानदेह काम करने वाला है, काउंटर प्रोडक्टिव है। दैट की वर्ब है इज, बैन की वर्ब है, बैन की वर्ब है विल बी। चलिए, फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ है यहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये सच होता है तो ये नुकसानदेह हो जाएगा, अगर बारिश आती है तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना, इफ़ के साथ में फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल किया गया है। कंडीशनल पकड़ा करो जहाँ भी आपको इफ़ दिखे। कह रहे बैन्स कैन बी ओवरटर्न्ड बाय कोर्ट्स एंड दे टेंड टू इवोक क्यूरोसिटी अबाउट द फिल्म। कह रहे जो बैन्स हैं क्यों काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, क्यों नुकसानदेह होते हैं। कह रहे बैन्स जो है ना वो ओवरटर्न किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, कैंसिल किए जा सकते हैं कोर्ट्स के द्वारा। और वो टेंड टू इवोक करते हैं, उनकी आदत होती है, टेंड करते हैं वो इवोक करना, भड़काना। और किसको? क्यूरोसिटी को, उत्सुकता को, फिल्म के बारे में, अबाउट द फिल्म। एंड ऑफन एंड अप मेकिंग मोर पीपल फॉर्म ओपिनियंस ऑन इट्स कॉन्टेंट। और ये अक्सर एंड अप होते हैं, इस मुकाम पे पहुंचते हैं, एंड अप होना, इस मंजिल पे, इस मुकाम पे पहुंचना। तो ये एंड अप कहाँ करते हैं भाई? ये एंड अप करते हैं मेक करने पे और लोगों को कि वो फॉर्म करें। मेक समवन डू समथिंग, किसी से कोई काम करवाना। तो ये एंड अप ऐसे ही करते हैं कि लोगों से ये फॉर्म करवाते हैं ओपिनियंस को इसके कंटेंट पे। तो ऐसी मूवी पे कभी बैन लगा करके ऐसी मूवीज़ को प्रमोट मत करो। इसको जितना बैन लगाओगे लोग उतना ही डाउनलोड करके देखेंगे, उतना ही मूवी हॉल्स में जा करके देखेंगे, उतनी ही इसकी बात करेंगे और उतनी ही अपनी ओपिनियन देंगे, प्रोपेगेंडा को हवा देंगे। बैन्स की वर्ब है कैन बी ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न करना, किसी चीज़ को, ऑर्डर को कैंसिल करना, इसको एब्रोगेट करना, सेट डिसाइड करना, है ना, सभी चीज़ों से बताया जाता है। दे की वर्ब है टेंट, टेंड टू डू समथिंग मतलब कोई आदत होना आपकी किसी काम को करने की। आई टेंड टू स्लीप लेट इन द नाइट, आई टेंड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो भी आपकी आदत है आप टेंड प्लस में वर्ब का टू इन्फिनेटिव लगा के बताएं। चलिए, क्यूरोसिटी आपकी उत्सुकता होती है, इनक्विजिटिवनेस होती है, आपका इंटरेस्ट होता है। बैन्स की दूसरी वर्ब है एंड अप। बैन्स कैन बी ओवरटर्न्ड पैसिव वॉइस में, एंड बैन्स एंड अप मेकिंग पीपल फॉर्म ओपिनियन, फॉर्मिंग ओपिनियन। चलिए, अच्छा, ये एंड अप के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है। इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं
जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वो जो एक नाउन को लेती हैं। ये सारी वर्ब्स को मैंने आपके सामने लिख दिया और जोड़े बना के लिखा है ताकि आप इनको याद करने आसानी से याद कर सको। एडमिट मान लेना, डिनाई मना कर देना। दोनों के बाद में या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा। माइंड का मतलब है किसी चीज़ को बुरा मना लेना, नॉट माइंड का मतलब है बुरा ना मनाना। कीप ऑन का मतलब है जारी रखना, पोस्टपोन का मतलब है आगे के लिए खिसका देना। कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। अवॉइड का मतलब है उस चीज़ को छोड़ देना, उससे बचना। इन्जॉय का मतलब है मज़ा लेना। इट्स टॉलरेट का मतलब है किसी चीज़ को सहना। इमेजिन, प्रैक्टिस, रिसोर्ट, रिपेंट, है ना, रिसेंट, रिपोर्ट, रिज्यूम, फिनिश, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये आपको याद करनी है। आसान तरीके से याद कर लोगे अगर जोड़े बना के याद करोगे। एक दूसरे के उल्टे हैं सारे के सारे जोड़े। साथ ही आपको बिजी और वर्थ नाम के दो एडजेक्टिव्स हैं, इनके बाद में भी नाउन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही लगाना होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, लगा के दिखाता हूँ इस फॉर्मूला को। वुड यू माइंड टू हेल्प मी विद दिस वेट? क्या आप माइंड करेंगे मुझे मदद करना इस वेट के साथ में? कोई वेट है किसी चीज़ में, मुझसे नहीं उठाया जा रहा, तो मैं किसी से पूछ रहा हूँ इस वजन काफ़ी है मेरे पास, तो इस वजन के लिए मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? माइंड वर्ब के बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं लगेगा, टू हेल्प गलत है। आप यहाँ लिखेंगे वुड यू हेल्प, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। आई बात समझ में? बहुत सिंपल रूल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इससे। आई एन्जॉय टू वॉक इन द रेन, मुझे मज़ा आता है रेन में वॉक करने में, तो टू वॉक गलत है। इन्जॉय वॉकिंग इन द रेन, क्योंकि इन्जॉय वर्ब भी ऐसे ही चलती है। कैन यू इमेजिन टू बी या टू लिव अलोन फॉर अ ईयर? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं होना या रहना, टू बी या टू लिव, एक साल के लिए अकेला? एक साल तक आपसे कोई नहीं मिलेगा। कैन यू इमेजिन दैट? अब मुझे बताओ ये टू बी सही है क्या? अरे भाई इमेजिन किसी चीज़ को इमेजिन करना, यही ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन लेगी। तो टू बी की जगह लिखेंगे बीइंग। अगर टू बी लिख रहे थे तो लिखेंगे बीइंग, और टू लिव है तो उसकी जगह लिखेंगे लिविंग। कैन यू इमेजिन बीइंग अलोन फॉर अ ईयर या लिविंग अलोन फॉर अ ईयर? लास्ट वाले दोनों सेंटेंस सही करके डालो कमेंट्स में। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू फायर सम एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट सोच रही है कुछ एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने का। क्या करें इस टू फायर का? और इज द नॉवल वर्थ टू रीड, क्या ये नॉवल पढ़ने लायक है? क्या ये रीड करने की वर्थ है इसकी, पढ़ने लायक है? वर्थ एडजेक्टिव और कंसीडर नाम की वर्ब भी इसी जो है फॉर्मूला का पार्ट है। दोनों को सही करो, खुद से सही करके कमेंट्स में डालोगे, याद रहेगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट। लिखना जो है ना एक बहुत बड़ी हैक है। चीज़ों को जो 2-3 बार लिख लेते हो तो मसल मेमोरी आपकी बन जाती है, चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लगती हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन इफेक्ट इट एनहांसेस द प्रोपेगेंडा वैल्यू एंड फर्दर्स द अल्टीरियर मोटिव इफ एनी। कह रहा है अगर इफेक्ट देखें आप तो ये ऐसी चीज़, बैन लगाने जैसी चीज़ इन्हेंस करेगी किसी भी चीज़ की प्रोपेगेंडा वैल्यू को, और फर्दर करेगी, आगे बढ़ाएगी उसके हिडन अल्टीरियर मोटिव को, मकसद को, अगर उसमें कोई है भी तो। इट की वर्ब है इन्हांसेस, इट आया बैन के लिए, और इट की दूसरी वर्ब है फर्दर्स, इट इन्हांसेस एंड इट फर्दर्स। इन्हांस करना मतलब बढ़ाना किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, फर्दर का मतलब होता है किसी चीज़ को और आगे बढ़ाना, आगे तक ले जाना। अल्टीरियर, क्लैंडस्टिन, सीक्रेट, है ना, याद है ना सारे वर्ड्स। हिडन, लेटेंट, डोरमेंट, सभी एक दूसरे के सिनोनिम है, छुपी हुई चीज़ की बात करते हैं। सरप्टिशियस। कह रहा है जी इट इज़ नाउ लीगली सेटल्ड दैट वंस अ फिल्म हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देयर इज़ रियली नो केस टू बैन वन। कह रहा है अब ये चीज़ भी लीगली सेटल्ड है, लीगली इस बात को हमने मान लिया है कि एक बार एक फिल्म जो है सर्टिफाई हो गई है पैसिव वॉइस में किसी संवैधानिक एजेंसी के द्वारा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा, तो देयर इज़ नो केस, वहाँ पे कोई केस ही नहीं है उसको बैन करने का। तो कोर्ट्स भी इस बात पे खड़ी होती हैं कि अगर किसी एजेंसी ने, सरकारी संस्था ने, वैधानिक एजेंसी ने किसी मूवी को परमिट कर दिया तो बैन लगाने का कोई सवाल नहीं है। इट की वर्ब है इज़ सेटल्ड, ये चीज़ अब सेटल्ड है। फिल्म की वर्ब है हैज़ बीन सर्टिफाइड, केस की वर्ब है इज़। चलिए कह रहे लॉज पर्टेनिंग टू पब्लिक ऑर्डर इंडीड एम्पावर द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज़ to stop a film screening, but it will be perilous to do so every time a group demands a ban। कह रहे लॉज हैं हमारे पास जो पर्टेन टू करते हैं, रिलेट टू करते हुए, जुड़े हुए हैं पब्लिक ऑर्डर से, लोगों में ऑर्डर से। कह रहे ये जो लॉज है ना इस तरह के वास्तव में एम्पावर करते हैं, ताकत देते हैं पुलिस को और प्रशासन को कि वो स्टॉप कर सकें एक फिल्म की स्क्रीनिंग को। वो चाहे तो किसी फिल्म को बिना बैन लगाए भी
सिनेमाघरों में स्क्रीन करने से रोक सकते हैं। कह रहा है लेकिन ये बड़ा ही पेरलेस होगा, इट विल बी पेरलेस, बड़ा ही डेंजरस होगा, बड़ा ही रिस्की होगा ऐसा करना हर टाइम, एवरी टाइम जब भी कोई ग्रुप डिमांड करे एक बैन को। अगर आज आपने किसी मूवी को बैन करवा दिया किसी की डिमांड पे, तो फिर हर मूवी के अंदर कोई ना कोई डिमांड आने ही वाली है, आपको हर मूवी को बैन करवाना पड़ जाएगा। तो इट इज़ अ पेरिलस टास्क, बड़ा ही रिस्की काम है इस तरीके से बैन करना। लॉज की वर्ब है एम्पावर। एम्पावर का मतलब होता है ताकत देना। परटेन टू, रिलेट टू, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। इट की वर्ब है विल बी। पेरिलस का मतलब है रिस्की, डाइसी। ग्रुप की वर्ब है डिमांड्स। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, थोड़ा लंबा आर्टिकल है। अब यहाँ पे आपको बताएगा कि करना क्या है इन मूवीज़ का। अब बैन तो लगाना नहीं है, फिर क्या करें। कह रहे रिपोर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला सजेस्ट दैट थ्रेट्स ऑफ प्रोटेस्ट हैव रिजल्टेड इन मल्टीप्लेक्सेस एंड सम सिनेमा ओनर्स चूजिंग नॉट टू स्क्रीन द फिल्म। कह रहे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इन दोनों स्टेट से, वो ये सजेस्ट करती हैं कि जो थ्रेट है, जो धमकियाँ हैं प्रोटेस्ट की, वो रिज़ल्ट इन हुई हैं। उनका ये रिज़ल्ट आया है कुछ मल्टीप्लेक्सेस और कुछ सिनेमा के ऑनर्स का चूज़ कर लेने को कि वो फिल्म को स्क्रीन ही ना करें, फिल्म को दिखाएं ही ना। ये सजेस्ट ये मतलब रिपोर्ट्स आई हैं। रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्ट, थ्रेट्स की वर्ब है हैव रिजल्टेड। व्हेन यू रिजल्ट इन समथिंग, आपका वही रिजल्ट निकलता है उसी चीज़ में आपका, समझ गए ना, वही आपका वो होता है। चलिए सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा इट इज़ नॉर्मली the local authorities who have a duty to provide adequate security as ruled by the Supreme Court। कह रहा है जनरली ये लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि वो प्रोवाइड करें एडिक्वेट सिक्योरिटी को, पर्याप्त सुरक्षा को। लोकल अथॉरिटी का काम है सुरक्षा देना। कह रहा है जैसा कि रूल किया गया है, जैसा कि बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को कहा है। इट की वर्ब है इज़, हु की वर्ब है हैव। हु है अथॉरिटीज़ के लिए, अथॉरिटीज़ प्लूरल है, हु की जो है एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसी हु की वर्ब भी प्लूरल होगी। कह रहे जी हाउएवर रादर देन द लॉ इट इज़ प्रूडेंट असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन दैट हेल्प्स देम मेक अ डिसीजन। कह रहा है हालांकि बजाय लॉ के, बजाय कानून के, जो प्रूडेंट असेसमेंट होती है ना ग्राउंड सिचुएशन की, जो समझदारी भरा जायज़ा होता है ज़मीनी हकीकत का। ग्राउंड सिचुएशन मतलब ग्राउंड की सिचुएशन, ज़मीनी हकीकत। प्रूडेंट मतलब समझदारी भरा, वाइस। असेसमेंट मतलब जायज़ा या इवैल्यूएशन। कह रहे कि लॉ नहीं, लॉ के बजाय ग्राउंड सिचुएशन का, ज़मीनी हकीकत का समझदारी भरा जो जायज़ा है, कह रहे वो हेल्प करता है अथॉरिटीज़ को डिसीजन को मेक करने में, फैसले को लेने में। तो लॉ के हिसाब से अथॉरिटीज़ किसी मूवी को रोकेंगी या बैन करेंगी या स्क्रीन नहीं करवाएंगी, सिचुएशन को वो देखेंगी और उसके हिसाब से ही मूवी को आगे बढ़ाएंगी। इट की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब है हेल्प्स। ये सारे वर्ड्स आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। कह रहे जी वर्ड इज़ ऑल्सो कमेंडेबल, कंडेमनेबल इज़ द अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैपिटल आउट ऑफ द केरला स्टोरी। कह रहे जो चीज़ कमेंडेबल, कंडेमनेबल है, जो चीज़ ऑब्जेक्शन के या क्रिटिसिज्म के लायक है, जिस चीज़ का आपको बहुत क्रिटिसिज्म करना चाहिए, कह रहा है इस वो क्या है, वो है जी वो अटैम्प्ट, वो कोशिश जो है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल कैपिटल बनाने की, सियासी और चुनावी निधि बनाने की, इस मूवी में से, इस फिल्म में से। इस फिल्म के ज़रिए कुछ लोग अपना पॉलिटिक्स और अपनी इलेक्टोरल जो स्ट्रेटजी है उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा कंडेमनेबल काम है, इन लोगों की खूब क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अब ये कौन लोग हैं वो आपको आगे बताएगा। वर्ड की वर्ब है इस, वर्ड से शुरू होने वाला क्लोज जो है इस पूरे की वर्ब है इस। जो चीज़ कमेंडेबल है वो ये है कि ये अटेम्प्ट कमेंडेबल है, कंडेमनेबल है ना। चलो इलेक्टोरल मतलब रिलेटिंग टू इलेक्शंस। कह रहे द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ अलाइज्ड दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच अ मूवी। कह रहे पीएम साहब ने खुद ही ने अलाइज कर दिया है, खुद ही ने आरोप लगा दिया है कि वही लोग खाली जो कि सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को, क्रिटिसाइज़ करेंगे ऐसी एक मूवी को। तो पीएम खुद ही इसमें से इलेक्टोरल और पॉलिटिकल कैपिटल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं मूवी में से। मिनिस्टर की वर्ब है पीएम की हैज़ अलेस्ड, है ना, हैज़ अलेस्ड। दोज की वर्ब है विल क्रिटिसाइज, हु की वर्ब है सपोर्ट। कह रहे जी इट डज नॉट बिहू हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज टू कम्युनलाइज द डिबेट ओवर द फिल्म। कह रहे ये बिल्कुल भी बिहोव या बिहूव नहीं करता है, शोभा नहीं लेता है बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को, संवैधानिक कार्यकर्ताओं को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, है ना, कि वो कम्युनलाइज करें ऐसी डिबेट को इस फिल्म के ऊपर।
उनको इस मूवी में, इस फिल्म के ऊपर कोई डिबेट में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसी बातों पे। इट की वर्ब है डज नॉट बिहेव। बिहेव करना, सूट करना, अप्रोप्रिएट लगना, या हिंदी में बोलते हैं शोभा देना। कह रहा है जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन allegedly false narrative about a state or a community will not amount to backing terrorism। कह रहा है कोई भी प्रोटेस्ट हो किसी भी कथित तौर पे गलत नैरेटिव के खिलाफ जो एक स्टेट के लिए या एक कम्युनिटी के लिए होता है, कह रहा है ऐसे जो प्रोटेस्ट हैं वो कभी भी अमाउंट टू नहीं करेंगे, कभी भी वो बराबर नहीं होंगे टेररिज्म को बैक करने के, आतंकवाद को सपोर्ट करने के। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि भैया कुछ गलत मत बोलो किसी कम्युनिटी या किसी स्टेट के लिए, केरला के लिए, मुस्लिम्स के लिए, तो आप कभी भी आतंकवाद के सपोर्टर नहीं हो जाएंगे खाली प्रोटेस्ट कर देने भर से। प्रोटेस्ट की वर्ब है विल नॉट अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना, इक्वल टू होना, किसी चीज़ के जैसा ही होना। इसको टेंट अमाउंट टू भी बोलते हैं। कितने अच्छे तरीके से एनालाइज करता है ये आर्टिकल, आप देख रहे होंगे ना। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से आप अपनी इसकी ओपिनियन देखोगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे द फियर दैट द फिल्म purportedly grapples with that young people may be targeted for radicalization should be addressed by isolating extremist elements and fostering better understanding among communities। लंबा सेंटेंस है, लास्ट में आपको सोल्यूशन दिया है। कह रहे जो फियर है ना, जो डर है, दैट वो ये कि फिल्म जो है कथित तौर पे ग्रैपल विद करती है, कथित तौर पे निपटती है या किसी चीज़ से सरोकार वास्ता रखती है। परपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे, ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ से डील विद करना। अब देखो बीच में क्या लिखी हुई है, वो बात लिखी हुई है, इसको अलग कर दो, इसको बाद में पढ़ेंगे। और क्या कर रहा है, जो भी चीज़ से वो ग्रैपल विद करती है, कह रहा है ये जो फियर है ना शुड बी एड्रेस्ड, इस फियर को एड्रेस किया जाना चाहिए, इस डर को संबोधित किया जाना चाहिए। और कैसे? अलग थलग करके, आइसोलेट करके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, हिंसक तत्वों को, और फॉस्टर करके, पनपा करके, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग को कम्युनिटीज़ के बीच में। ये जो फियर है ना कि यंग जो लोग हैं केरला के अंदर वो बड़ा जल्दी जो है मिसलीड हो जाते हैं, आईसिस में चले जाते हैं, इस फियर को आपको ऐसे एड्रेस करना है। आप एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो गए हैं ना आज तक केरला से, उनको आइसोलेट कर दो, और साथ में लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है फोस्टर करो कि लाखों करोड़ों लोग केरला में रहते हैं, हर आदमी ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हो और मिसलीड होकर के आईसिस को ज्वाइन करे। 10, 12, 15, 20, 50 केसेस पे पूरी कम्युनिटी या पूरी स्टेट को आप एक ही पेंट से, एक ही ब्रश से नहीं रंग सकते हो, है ना। बीच में अब वो फियर आपको बताया गया है, दैट यंग पीपल मे बी टारगेटेड फॉर रेडिकलाइजेशन, कि जो यंग पीपल हैं उनको टारगेट किया जा सकता है रेडिकलाइज करने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट बनाने के लिए। सेंटेंस समझ गए ना, थोड़ा सा लंबा है और बीच में जो देख रहे हो डैश डैश लगे हुए हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। फियर की वर्ब है शुड बी एड्रेस्ड, फियर की वर्ब है शुड बी एड्रेस्ड। फिल्म की वर्ब है ग्रैपल्स विद, ग्रैपल विद करना, डील विद करना। परपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे, अलेजेडली। पीपल की वर्ब है मे बी टारगेटेड, पैसिव वॉइस में। आइसोलेट करना, इंसुलेट करना, अलग थलग या सेपरेट करना, किसी को अलग करना। फॉस्टर करना यानी पनपाना, इसको प्रमोट करना, नर्चर करना भी बोलते हैं, फैसिलिटेट करना भी बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग को पनपाओ लोगों में कि ऐसी फिल्में आती हैं और जाती हैं, झूठ के कोई ज़्यादा लंबे पाँव नहीं होते। कह रहे द मिसचीफ रॉड बाय अ फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी इज बेस्ट अनडन थ्रू एक्सपोजिंग द फॉल्सहुड्स एंड द अंडरलाइंग मोटिव एंड नॉट थ्रू हिस्ट्री बैंस। कह रहे जो शरारत रॉट हुई है, रॉट का मतलब होता है क्रिएट करना, फॉर्म या कंस्ट्रक्ट करना। ये वर्ड आजकल यूज़ नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है इंग्लिश में, फिर भी किया है इसने। कह रहा है जो मिसीव, जो रॉट हुई है, जो कंस्ट्रक्ट हुई है एक गलत, एक झूठे प्रोजेक्शन के द्वारा, रियलिटी के यानी हकीकत के। कह रहा है उसको सबसे अच्छा तरीका अंडन करने का है, उस मिसीव को तार तार करने का है, तोड़ देने का है, वो है थ्रू एक्सपोज करने के झूठ को, फॉल्सहुड को, और उसके अंडरलाइंग मोटिव को, छुपे हुए मकसद को। तो मिसचीफ को आप ऐसे ही ख़त्म करोगे, एक्सपोज करो मूवी को, अंडरलाइंग मोटिव को एक्सपोज करो। और ये सब काम हेस्टी बैंस के जरिए नहीं होगा, जल्दबाजी में लगे हुए बैंस के जरिए नहीं होगा। हेस्टी का मतलब होता है जो रश थ्रू हो, जिसमें आप जल्दबाजी दिखाएं, बैन लगाओ, है ना, ये मूवी ख़राब है, तो ऐसे बैन के जरिए कुछ नहीं होगा। फॉल्सहुड को एक्सपोज करो, फैक्ट्स लेकर के आओ, डिबेट करो, अंडरलाइंग मोटिव को सबके सामने रिवील करो। मिसचीफ की वर्ब है इस, रॉट का मतलब होता है कंस्ट्रक्टेड या फॉर्म्ड, हेस्टी मतलब जल्दबाजी भरा। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को, जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे यानी क्विज पे, फटाफट से सॉल्व करना है इसको हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी आपसे, सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड और सबसे अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कदम क्या होगा। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कदम, वो जो टैकल करने का होगा
प्रोपेगेंडा या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी को किसी मूवी में इस पैसेज के हिसाब से। तो कौन सा काम किया जाए जिससे गलत फैक्ट्स दिखाने वाली मूवीज़ को आप काउंटर कर सकते हैं? आप बैन लगा दें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसी मूवीज़ पे। आप इन मूवीज़ को सिनेमा में रिलीज़ ना होने दें, सिर्फ OTT पे रिलीज़ होने दें। आप प्रमोट करें इस अंडरस्टैंडिंग को, उन फैक्ट्स की जो एक्सपोज करते हैं झूठी रियलिटी को जो फिल्म में प्रोपोगेट की गई है। या आप रिलीज़ करें ऐसी मूवीज़ को प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ सिनेमा में। तो क्या रिकमेंड किया गया इस आर्टिकल में, क्या आपको करना चाहिए? हिंदी में बता दिया है, बड़ा आसान होगा मेरे ख्याल से आंसर निकालना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच हो जाएगा। और आगे बढ़ो। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मूवी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस मूवी के बारे में सच नहीं है? पहला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रही हैं फ़ायदा उठाने की इस मूवी में कंट्रोवर्सी का। या ये जो प्लॉट है मूवी का, जो कहानी है इस मूवी की, वो सच्ची घटनाओं पे बेस्ड नहीं है फिल्म के मेकर्स के हिसाब से। या जो मूवी है वो हाईलाइट करती है परेशानियों को कुछ औरतों की जो निकली थी तालिबान को ज्वाइन करने। या फिर फिल्म के जो मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं, वो तैयार हो गए हैं वापस ले लेने को, रोल बैक कर लेने को एक विवादित टीजर या ट्रेलर को मूवी के। चारों में से कौन सी बात सच नहीं है, ये आपको पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान से अगर आंसर्स देखोगे या ना ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता लगेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, मैच कर लो वहाँ से। थर्ड में पूछा है सरप्टिशियस का सिनोनिम क्या होता है। ऑफ कोर्स ये वर्ड आपको आता होगा। 2, 3, 4 जितने सिनोनिम्स आते हैं इसके आंसर आपके बन जाएंगे। चौथे में पूछा आपसे जो एक्ट है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने का, अतिशयोक्ति करने का, उसको वन वर्ड की भाषा में क्या बोलते हैं? सिर्फ एक सिंगल वर्ड बताना है। पाँचवें में आपसे पूछा है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड की जाती है किसी मोटिव के साथ में, जो अक्सर छुपा हुआ मोटिव होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको करवाया था मैंने, वन वर्ड। 6वें में आपको टू द क्रेडिट ऑफ को एक सेंटेंस में यूज़ करना है। कुछ भी बनाओ, किसी का भी भला कर दो, टू द क्रेडिट ऑफ करके उस वर्ड को, सेंटेंस को फॉर्म करो। खुद से फॉर्म करोगे तो ये फ्रेज़ आपका ही हो जाएगा, फिर आप इसको बोलने लगोगे, लिखने लगोगे, तो सब लोग इसको ट्राई देंगे। 7वें में आपसे पर्टेन के बाद में सही प्रेपोजिशन पूछी है, आपको आनी चाहिए। 8वें में आपसे पूछा है प्रिस्क्राइब, बिहू, प्रोस्क्राइब या एग्जैजरेट, चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सही मीनिंग देगा। और 9th में आपसे पूछा है कंसीडर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे। कंसीडर टू मेक, कंसीडर्ड हैविंग मेक, कंसीडर्ड मेड या कंसीडर्ड मेकिंग। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको करवाया हुआ है, स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स जो अपने बाद में किस तरह के दूसरे वर्ब्स को लेती हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, मैच कर लेना। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे अगली क्लास में। ज़रूर से एक समरी लिखना इसकी 3 से 4 सेंटेंसेज में आपकी क्या राय है पूरे मामले पे। चलिए, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।